हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट नंबर जो फर्स्ट था हमारा, उसका लेसन नंबर जो 3 है उसकी हम बात करने वाले हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप इंडेक्स देख सकते हो कि आपका जो लेसन नंबर 1 है वो हो चुका है, लेसन नंबर 2 जो है वो हो चुका है, और लेसन नंबर जो 3 है वो इस वाली वीडियो में यहाँ पर जो अपना है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और टेलीग्राम का ग्रुप जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप जो है जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वह है ज़रूरत और चाहत, यानी कि नीड्स एंड वांट्स। ठीक है दोस्तों, मेनली जो इस वाले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3 में आपका बजटिंग के ऊपर। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है आपकी यहाँ पर जो ये सारे जो टॉपिक है इसको भी हम साथ के साथ जो है लेकर चलते हैं, जैसे कि जरूरत, चाहत, ठीक है, उसके बाद है वित्तीय योजना, और इससे भी रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक है, उन सभी को हम साथ में जो लेकर यहाँ पर जो है वो चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको पता होगा नीड्स एंड वांट्स के बारे में। ठीक है, यानी कि दोस्तों एक होता है हमारा जरूरत, ठीक है, यानी कि जिस चीज की हमें जरूरत होती है, और दूसरा होता है हमारा चाहत, यानी कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं। ठीक है, जिस चीज को हम चाहते हैं, वांट्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जरूरत जो होती है, जरूरत वह चीज होती है जो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, जीवन जीने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता होती है उसे हम जरूरत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ जैसी भी चल रही हो, दो तरीके की चीजें होंगी जो आपको चाहिए होंगी। एक तो होंगी जो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, जिनके बिना आप नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है खाना पीना, ठीक है, और भी कुछ जरूरी वस्तुएं होती है जिनके बिना आप नहीं रह सकते। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं जरूरत। और कुछ चीजें होती है जो हमें चाहिए होती है, ठीक है, हम आगे चलकर पैसे कमाकर उस चीज को जो है यहाँ पर पाना चाहते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर जो है चाहत होती है। चाहत वह चीज होती है जो हम खरीदना चाहते हैं, और वह चीज बहुत ज्यादा हमें पसंद होती है, लेकिन इसके बिना भी हमारा जो काम है वो आराम से चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप चाहते हो कार खरीदना, ठीक है, आप चाहते हो कि आपको कार मिल जाए, ठीक है, और उस कार में भी आप चाहते हो कि आपको बहुत बढ़िया कार मिले, बिल्कुल लग्जरी क्लास की कार मिले जो कि काफी ज्यादा महंगी है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपको कार की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, फ्यूचर में आपको हो सकता है कार की जरूरत पड़े, लेकिन आपका काम जो है 10 लाख वाली कार से भी हो सकता है, लेकिन आपको हो सकता है कि 50 लाख वाली कार ज्यादा पसंद हो। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जरूरत क्या होती है और चाहत क्या होती है। बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहत के चक्कर में क्या करते हैं, फंस जाते हैं, और उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। देखो दोस्तों, जो चाहत होता है वो पूरी करनी चाहिए, ठीक है, जो हमारी इच्छा है वो भी पूरी करनी चाहिए, लेकिन हमें उसको एक प्लान बनाकर बजटिंग करके पूरा करना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, देखिए, दो बंदे होते हैं, एक होता है यहाँ पर जो है पर्सन नंबर 1, एक है यहाँ पर पर्सन नंबर 2। ठीक है, जो पर्सन नंबर 1 है वो अपनी इच्छाओं को यहाँ पर कंट्रोल करता है, और उसे मान के चलिए यहाँ पर जो है 10 लाख वाली कार से उसका काम चल जाएगा, तो वहां पर वो 10 लाख वाली कार जो है खरीदता है, उसके लिए आसान है, क्योंकि वहां पर वो डाउन पेमेंट कम करेगा, ठीक है, उसको इंटरेस्ट कम लगेगा, उसको ईएमआई जो है वो कम लगेगी। यहीं पर दूसरा बंदा है, इसको भी सेम जरूरत है, लेकिन ये अपनी जो है इच्छाएं इसके ऊपर हावी हो रही है, तो यहाँ पर ये 50 लाख वाली कार लेगा। 50 लाख वाली कार का डाउन पेमेंट जो है करने के लिए इसके पास पैसे नहीं होंगे, तो कहीं से जुगाड़ करेगा, ठीक है, ज्यादा डाउन पेमेंट लगती है, ज्यादा डाउन पेमेंट नहीं करेगा तो इंटरेस्ट ज्यादा लग जाएगा, इंटरेस्ट ज्यादा भरेगा, और उसके बाद जो है महंगी कारों का जो एक्सपेंस होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर फिर ये क्या है, ये यहाँ पर दिक्कत में पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर पर्सन नंबर 1 ने जो है अपना काम अच्छे से कर लेगा, और जैसे जैसे इसकी तरक्की होगी, पैसे जोड़ेगा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये और महंगी कार ले सके। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। आपको जरूरत और चाहत के बीच में जो अंतर है वो पता चल गया होगा। खाने के लिए जो भोजन होता है हमारा, रहने के लिए जो घर होता है हमारा, पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं, वो जो है आवश्यकता की चीजें हैं, वो हमें खर्च करनी ही पड़ेगी। हम चाहे तो भी खर्च करनी पड़ेगी, नहीं चाहे तो भी वहां पर खर्च जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारा जो आर्थिक सिद्धांत है वो ये बोलता है कि जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छाएं का अंत नहीं होता। ठीक है, यानी कि इच्छाएं जो है आपकी, उसका अंत नहीं होता। मान के चलिए कि आज आपकी जो है 50 लाख वाली कार लेने का मन है, हो सकता है कि आगे चलकर आपको 1 करोड़ की कार लेने का मन करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इच्छाएं हैं उसका यहाँ पर कोई अंत जो है वो नहीं है।
तो आर्थिक सिद्धांत भी जो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या बात जो है यहाँ पर बोलने की कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वह है वित्तीय योजना। ठीक है, तो वित्तीय योजना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वित्तीय योजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, हम उसमें ये दिखते हैं कि जो हमारा वो है, मतलब हमें कितनी इनकम वहाँ पर प्राप्त हो रही है, उसके हिसाब से हम कितना जो है वहाँ पर एक्सपेंस करेंगे, ये सारी चीज़ों की हम वहाँ पर योजना बनाते हैं। ठीक है, वित्तीय योजना आप जितनी जल्दी बना लोगे उतना ज़्यादा आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वित्तीय योजना के अंदर में कई सारी चीज़ों को हम वहाँ पर इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले समय में आपके साथ कुछ ऐसा मान के चलिए हो जाता है जो कि आपने नहीं सोचा हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या इमरजेंसी फंड अपना बना के रखा है। ठीक है, तो आपको वहां पर हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने वित्तीय योजना करी है तो आप इमरजेंसी फंड अपना बना के रखोगे, लेकिन मान के चलिए अगर आपने वहां पर जो है वित्तीय योजना नहीं करी तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वित्तीय योजना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वित्तीय योजना बनाना हमारे भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वित्तीय योजना के अंदर में हम पूंजी जुटाने का, यानी पैसे वहां पर हम एकत्रित करके रखते हैं, निवेश करने का काम करते हैं, साथ साथ हम अपने पैसों का अच्छा प्रबंधन करते हैं। ठीक है, हम जो है काफी सारी जो वहां पर रणनीति को अपनाते हैं, जिससे हम क्या है, जिस बंदे ने यहाँ पर वित्तीय योजना करी है वो आगे बढ़ जाता है उन बंदों से जिन्होंने वित्तीय योजना यहाँ पर नहीं करी है। ठीक है, वित्तीय योजना का इस्तेमाल करके दोस्तों अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आपको बीच में जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जिसने वित्तीय योजना करी है वो क्या करेगा, वो अपनी सभी जरूरत की चीजों को समझेगा, फालतू के एक्सपेंस नहीं करेगा, वो समझदारी वाले फैसले लेगा। समझदारी वाले फैसले का मतलब है वो क्या, हेल्थ इंश्योरेंस कराएगा, लाइफ इंश्योरेंस कराएगा। अब जिसने वित्तीय योजना नहीं करी है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराएगा। मान के चलिए उसने सेविंग्स तो कर ली है, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो जाती है उसके साथ तो वहां पर उसके जो सारे सेविंग्स है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए वित्तीय योजना कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी वित्तीय लक्ष्य है तो आप जो है उसे जल्दी प्राप्त कर सकते हो अगर आपने वित्तीय योजना की है तो। ठीक है, एक वित्तीय योजना बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी मान के चलिए ऐसा ना हो, लेकिन अगर मान के चलिए कुछ ऐसी चीज हो जाती है अप्रत्याशित, जिसकी आपने जो है कल्पना नहीं की है। ठीक है, वो जो चीज है उसकी आपने कल्पना नहीं की है, लेकिन वहां पर वो चीज हो जाती है, तो वहां पर उस समय में जो है वित्तीय योजना के अंतर्गत जो आपने आकस्मिक कोष यहाँ पर जो है बनाया था वो आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आएगा और वो यहाँ पर जो है आपकी मदद करेगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वित्तीय योजना करना यहाँ पर क्यों जरूरी है। अब हम यहाँ पर समझते हैं वित्तीय योजना के लक्ष्य, यानी कि गोल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आप जो है वित्तीय योजना करके कौन कौन से जो गोल्स है उन्हें यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। असल जिंदगी में आपने देखा होगा कि जब भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो हम पहले ही माइंड में अपनी जो चीजें हैं उसको बिठा लेते हैं कि हम जो है कैसे जाएंगे, तो कैसे हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, और कैसे हम उस स्थान पर पहुंच पाएंगे जहां पर जो है हम जाना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मान के चलिए आपका ये घर है। ठीक है, ये आपका घर है, आप अपने घर से किसी मार्केट जाना चाहते हैं और कोई सामान लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर घर पे बैठे बैठे पूरी प्लानिंग करेंगे कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा क्योंकि वो वाला जो रास्ता है वो खराब हो चुका है, वहां पर जो है रोड बन रही है, तो उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, इस रास्ते से होकर जाऊंगा। ठीक है, और बाइक से जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा और उस दुकान पे जाऊंगा और वहां पर सामान लूंगा, उसके बाद सामान लेके वापस आऊंगा। देखिए, आपने एक प्लानिंग करी, एक छोटी सी, मगर आपने यहाँ पर प्लानिंग करी। आपको पता है कि आपको कैसे निकलना है, किस रास्ते को फॉलो करना है और कहाँ पर पहुंचना है। तो अगर आपने इस हिसाब से काम करते हो तो आप बिल्कुल वहां से सामान लेकर आ जाओगे। ये हो गई यहाँ पर छोटी बात। अब यहाँ पर जो है सिंपल बात हो गई है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी बड़ी की। जैसे मान के चलिए मेरे यहाँ पर दो दोस्त है, एक का नाम है ए और एक का नाम है यहाँ पर बी। ठीक है, तो जो हमारा ए बंदा है वो क्या करता है, वो पूरी प्लानिंग करता है अपनी जिंदगी की कि, और उसे शुरू से पता है कि उससे क्या बनना है। जैसे मान के चलिए उसको टीचर बनना है, तो वो यहाँ पर जो है पता लगा लेता है कि वो टीचर जो है कैसे बनेगा, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है टीचर बनना। तो वो क्या करेगा, अगर उसको टीजीटी टीचर बनना है या पीजीटी टीचर बनना है, जो भी टीचर बनना है उसकी पूरी वो डिटेल निकाल लेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन करेगा, एमए करेगा, बीएड करेगा। ठीक है, वो अपनी पूरी प्लानिंग करेगा और उसके बाद जो है अपने उद्देश्य पे यहाँ पर पहुंच जाएगा। जो बी बंदा है, जो मेरा बी दोस्त है, उसको नहीं पता है कुछ भी, बस वो काम करते जा रहा है। उसने ग्रेजुएशन दूसरे को देखा तो वो ग्रेजुएशन कर ली उसने। ठीक है, उसके बाद तीसरे को देखा तो वो कोई और करने के चक्कर में है, उसने कहीं और फॉर्म भर दिया, उसके बाद वहां नहीं हुआ तो कहीं और फॉर्म भर दिया। तो उसको अपना लक्ष्य पता नहीं है, तो वो अपना लक्ष्य जो है वहां पर कैसे प्राप्त कर पाएगा। तो ये चीजें होती है। इसलिए वित्तीय योजना के अंतर्गत भी
आपको जो है यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित करने हैं और आप कहाँ पर पहुंचना चाहते हो वो आपके लिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार से जीवन की यात्रा गुजरते समय एक वित्तीय योजना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वित्तीय योजना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पूरी प्लानिंग करके यहाँ पर बैठ जाते हो। आपकी जितनी भी यहाँ पर इनकम आ रही है, ठीक है, आपको अपनी उस इनकम का पता लगाना है कि आपकी यहाँ पर आय कितनी आ रही है, आपके यहाँ पर जो है व्यय कितने हो रहे हैं, खर्चे कितने कर रहे हो आप जो है निवेश कितना कर रहे हो। उन सभी चीज को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगा वित्तीय योजना, ताकि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको, अपने पैसे को मैनेज कर सको। ठीक है, एक दोस्त है जैसे मान के चलिए, वो अपने उसके सैलरी आती है, जितना मन करे वो खर्चा कर देता है, सेविंग नहीं करता है, इन्वेस्टिंग नहीं करता है। एक दोस्त है मान के चलिए, उसको अपने रूल्स बना रखे हैं उसने कि 50% क्या है वो अपनी नीड्स पे खर्च करेगा, 20% क्या है वो यहाँ पर अपने वॉन्ट्स पे खर्च करेगा और 30% वो यहाँ पर सेव करेगा। ठीक है, तो वो क्या है, जिसने ये रूल्स बना रखे हैं वो क्या है आगे निकल जाएगा उससे जो जिसने कोई रूल्स नहीं बना रखे। तो यहीं पर वित्तीय योजना का फायदा मिलता है हमें। इससे बचत करना आसान हो जाता है। ठीक है, खर्च उतना ही होता है जितना हम करना चाहते हैं। ठीक है, हमारी कमाई का पता चलता है, निवेश का पता चलता है। ये सारी जो चीजें हैं ये वित्तीय योजना के अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक है, जब आपके पास अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, अगर आपको पता है आपको क्या करना है तो अपने लक्ष्य को यहाँ पर जो है निर्धारित कर पाओगे। आपको दिशा पता चल जाएगी कि आपको किस दिशा में जाना है और वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपल दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। ये दोस्तों हमारा अगला टॉपिक, इसमें हमें बताया गया है कि वित्तीय योजना का महत्व बताइए और आवश्यकता बताइए। ठीक है दोस्तों, ये तो आसान है। अभी महत्व की हमने अभी बात ही की थी। अभी आपने जितने भी अभी पढ़े हमने पिछली स्लाइड में, वो सब महत्व थे कि वित्तीय योजना से क्या होता है कि स्पष्ट तस्वीर मिलती है हमें। वहां पर जो है वित्तीय योजना हमारा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि हम वहां पर क्या करते हैं, अपना मार्ग निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, आवश्यकता हमें क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि हम अपने खर्चे को नियंत्रित कर सके, हम थोड़ा सा इन्वेस्ट भी कर सके। ठीक है, और हमारी जो आय है उसका पता चले और मनी मैनेजमेंट हमारी अच्छी सी हो। वही सारी बातें इसमें लिखनी होगी हमें। तो किसी के जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वित्तीय योजना क्या है, अच्छा है, एक दृष्टिकोण मिल जाता है हमें। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से चलोगे ना तो फिर आप दूसरों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार की यहाँ पर गलती कर रहा है। आपका जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप अपनी जीवन की यात्रा को गुजारते हो तो वित्तीय योजना आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। ठीक है, एक रास्ता दिखाता है आपको कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए। वित्तीय नियोजन से यहाँ पर जो है आपका जो विकास होगा। ठीक है, आप कई सारी रणनीतियां बनाओगे। ठीक है, रणनीतियां मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे रूल्स बनाते हैं। सबके रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी आप रणनीतियां बनाओगे, उसका विकास होगा आपका। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में आपको जो है वहां पर बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, शॉर्ट टर्म जो है हमेशा बेकार होता है। ठीक है, मतलब कि जो कामयाबी है वो हमेशा क्या है, लॉन्ग टर्म में मिलती है। तो आप जो अपने वित्तीय योजना बनाओगे वो हमेशा लॉन्ग टर्म को देखते हुए बनाना। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप SIP करवाते हो, SIP आप करवाओगे। अगर आप SIP को छोड़ देते हो 6 महीना करा के, साल भर करके, 2 साल करके, 3 साल करके, आपको कोई उसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि SIP का जो कंपाउंडिंग है वो आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद ही अच्छा देखने को मिलेगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जाकर उसमें जो पैसे हैं वो बहुत अच्छे से कंपाउंड होना शुरू होते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन कुछ लोग क्या है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म देखते हैं और SIP करवाते हैं और देखते हैं कि फायदा तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर जो है उन्हें समझ में नहीं आता। इसलिए जो प्लानिंग है हमारी वित्तीय योजना की, ये लॉन्ग टर्म की दृष्टि से होनी चाहिए। आपकी आय जो है, आपकी आय कितनी है, आप कितना खर्च कर रहे हो, आप कितना निवेश कर रहे हो, इन सब चीजों को आप नियंत्रित कीजिए। तो आपके लिए क्या है, ये काफी मददगार होगा। ठीक है, अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करोगे तो अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी यहाँ पर प्राप्त कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर हमें जो है हेडिंग से पता चल रहा है कि क्या बात बताई गई। यहाँ पर बताया गया कि व्यक्तिगत वित्तीय योजना, यानी कि जो वित्तीय योजना है ये व्यक्तिगत रूप से बताई गई है। एक व्यक्ति यानी आप या मैं जो करेंगे तो वो योजना हम कैसे बनाएंगे। जो व्यक्तिगत योजना होती है वो आराम से रहने के लिए, वित्तीय सुरक्षा के लिए और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिंपल किया जाता है। देखिए, आप उतना पैसा अपने ऊपर खर्च करोगे कि आप आराम से रह सको। ऐसा नहीं है कि आपको कंजूसी करना है, गर्मी में कूलर नहीं चलाना है। ठीक है, आप आराम से रहो, उतना खर्च करो। ठीक है, बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं। ठीक है, तो आराम से रहने के लिए आपके पास जो है एक पैसों की सिक्योरिटी होनी चाहिए आपके पास। आप जो आगे आने वाले समय में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी सेविंग्स होनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिंग होनी चाहिए।
ठीक है। पैसे खर्च कर रहे हो तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे ज्यादा खर्च कर देते हैं। पैसे बचाने के साथ साथ आपको निवेश की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। ये व्यक्तिगत वित्तीय योजना है, ठीक है। एक बिजनेस भी होता है, उसमें बिजनेस के हिसाब से अलग होता है। एक बंदा जो बनाएगा तो वैसे ही बनाएगा, ठीक है। हर किसी के अलग अलग वित्तीय लक्ष्य होते हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त का जो वित्तीय योजना है वो आपकी वित्तीय योजना से मैच करता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो है अलग बातचीत हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। हो सकता है उसके ऊपर कर्जा हो, आपके ऊपर कर्जा ना हो, ठीक है। हो सकता है उसकी इनकम ज्यादा हो, आपकी इनकम कम हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है आप अपनी योजना अलग अलग बनाइए, ठीक है। लक्ष्य वह चीजें हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, लक्ष्य पैसे से संबंधित कुछ भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको कार खरीदनी हो या आपको घर खरीदना है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, किसी के लिए कॉलेज की शिक्षा हो सकती है, किसी के लिए यहाँ पर जो कार खरीदना हो सकता है, किसी के लिए घर खरीदना हो सकता है, किसी के लिए अगर वो जॉब कर रहा है, वो उसे जॉब में मजा नहीं आ रहा, तो वो हो सकता है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। कुछ भी हो सकता है लक्ष्य, तो ठीक है। ये आपकी आय के ऊपर डिपेंड करता है, व्यय के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पर जो खर्च कर रहे हो और आपको कितना यहाँ पर बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जैसे आपका दोस्त मान के चलिए कि 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है हर एक महीने, ठीक है, क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है, तो आप उस हिसाब से नहीं कर सकते। एक परसेंटेज डिसाइड करके हाँ ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 100 में से, जैसे मान के चलिए 100 में से आप क्या कर सकते हो, 50% अपने नीड्स पे खर्च कर सकते हो। उसके बाद जो है आप सेविंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये आपको जो है व्यक्तिगत वित्तीय योजना में ये सारी चीजें आती है। आप अपने पैसे को अच्छे से जो है मैनेज करोगे तो अपने लक्ष्य पर जो है जल्दी यहाँ पर पहुंच पाओगे, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेन बजट की, ठीक है। इस टॉपिक में जो है मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया था कि मेनली हम यहाँ पर जो बजट की बात करेंगे। जैसे व्यक्तिगत बजट की हम बात करेंगे, यहाँ पर जो फैमिली बजट है उसकी बात करेंगे हम। फैमिली बजट में किस किस चीजों के ऊपर यहाँ पर खर्चे होते हैं मेनली, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर व्यापार बजट आएगा अपना, बिजनेस बजट, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय बजट आएगा अपना, फिर राष्ट्रीय बजट के लिए कदम। ये सारी जो चीजें हैं ये आपके बजट के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इसमें जो है आपका इंपॉर्टेंट जो बजट है, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह जो आपके एग्जाम में आते हैं वो यहाँ से बजट वाले जो हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपना बजट वाला, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के बजट को समझते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि बजट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, एक और बार बता देता हूँ। देखिए, बजट क्या होता है, हम अपने हिसाब से बजट बनाते हैं। बजट में क्या होता है, आपको कितना खर्च करना है, आपकी आय कितनी है, आपको व्यय कितना करना है, ठीक है, आपको इन्वेस्ट कितना करना है, वो आप अपना बजट बनाते हो। सब उसका बजट जो है अलग अलग होता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत बजट या घरेलू बजट किसी व्यक्ति या घर के संसाधनों की आय और व्यय के ऊपर यहाँ पर जो डिपेंड करता है, ठीक है। कोई बंदा मान के चलिए व्यक्तिगत बजट यानी कि अपना खुद का बजट यहाँ पर जो बना रहा है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि उसके घर के खर्चे कितने हैं, ठीक है। अगर वो उसकी जो है फैमिली बड़ी है तो वो अपने उसके हिसाब से देखेगा। अगर उसका जो है यहाँ पर लोन चुकाना है उसको, तो वो उसके हिसाब से देखेगा। कार खरीदना है तो उसके हिसाब से वो अपना सोचेगा, ठीक है। तो बजट होने से लोगों को अपने जो है पैसों पे कंट्रोल होता है। देखिए, मेन बात यही है कि अगर आप बजट बना लेते हो ना, तो अपने पैसे पे कंट्रोल कर पाओगे, आपको फालतू में पैसा खर्च नहीं होगा। नहीं तो अगर आपके पास, देखिए, आपके पास अगर बजट नहीं है, आपके पास आगे की डायरेक्शन नहीं है, तो आपके पास मान के चलिए कि अकाउंट में पहले कभी आपके 20,000 रुपए नहीं रहते थे, लेकिन आपने जॉब करनी शुरू की, आपके अकाउंट में 2 लाख है, तो आप अंड शंड जो है खर्चा करोगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात होती है। अगर बजट आप बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैसे तो इस काम आने वाले हैं, तो वहां पर आप रुक जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बजट बनाना चाहिए, तो इससे आपको एक नियंत्रण महसूस होगा और मदद मिलेगा आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, ठीक है। उसके लिए आप क्या है, अधिक खर्च नहीं करोगे और पैसे बचाना आपके लिए यहाँ पर आसान हो जाएगा। एक व्यक्तिगत बजट क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा जो बनाया हुआ बजट होता है, जिससे घर के खर्चे भी उसके अंदर शामिल होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। इस योजना से क्या है, अब व्यक्ति जो है अपनी इनकम को और अपने एक्सपेंस को बहुत अच्छे से संतुलन करके रख पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। व्यक्तिगत बजट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए एक रूल बताया गया है सिंपल, सबके लिए ये रूल लागू होता है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर बंदे जो है सब इसका अप्लाई कर सकते हैं। इससे बेस्ट रूल भी है और इससे बेकार रूल भी है। तो ये आपका जो, इसको समझा देता हूँ क्या रूल बता रहे हैं यहाँ पर। इस रूल का नाम है यहाँ पर 50-30-20, ठीक है। तो 50-30-20 ये एक रणनीति है। इस रणनीति में क्या होता है, जो एक बंदा होता है, व्यक्तिगत व्यय को यहाँ पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो बंदा है वो 3 श्रेणियों में यहाँ पर अपने पैसे को खर्च करता है, ठीक है। देखिए, एक होता है आवश्यकता कुछ भी हो सकता है, आपके घर का किराया हो सकता है, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकती है, यहाँ पर आपके खाने का खर्चा हो सकता है, आपकी कोई अगर EMI जा रही है तो वो हो सकता है। जो आवश्यकता है, चाहत होता है जो हम चाहते हैं। जैसे मान के चलिए आप चाहते हैं आप लैपटॉप ले, आईफोन ले, या बड़ा खर्चा करें, जो आपकी बड़ी चाहत है। उसके बाद होता है बचत करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सेविंग्स करिए। इन सब चीजों को करने के बाद आप सेविंग्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्वेस्टिंग भी हो सकता है, पर इन्वेस्टिंग नहीं है, तो यहाँ समझिए,
ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि आपकी जितनी भी इनकम है उसका 50% जो है आपका खर्च हो जाएगा आवश्यक वाली वस्तुएं पे, ठीक है। आपके खर्चे हो जाएंगे, घर के खर्चे हो जाएंगे, फैमिली के खर्चे हो जाएंगे, ठीक है, 50%। उसके बाद 30% जो है आप अपनी जो है वांट्स पे भी यहाँ पर खर्च कीजिए। यहाँ पर बताया गया ये है कि आप जो है अगर अपनी इच्छा को दबाओगे तो वहां पर आपके लिए वो चीज भी ठीक नहीं होगी, तो आप थोड़ी थोड़ी इच्छाओं को यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, खर्च कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को पूरी भी कर सकते हो, वो भी जरूरी है। उसके बाद जो है 20% आपको बचाने पे भी फोकस करना चाहिए। जब आपका बचाने वाला प्रोसेस पूरा हो जाएगा और जो है जब आप बड़े हो जाओगे तो आपकी चाहत कम हो जाएगी, तो जो है यहाँ पर सेविंग्स को बढ़ा देना, और जब एक लिमिट तक सेविंग्स आपकी हो जाएगी फिर आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फैमिली बजट की। जो पारिवारिक बजट होता है यहाँ पर वो हमेशा तब काम आता है जब आपका जो परिवार है वो बड़ा है, ठीक है, या आपके ऊपर जो है आपका परिवार पूरा डिपेंडेंट है, या आपके परिवार में आप कमा रहे हो, आपकी वाइफ कमा रही है, या आप या आपका भाई जो है वो कमा रहा है, तो ठीक है, यहाँ पर आप क्या है, आप पूरा फैमिली को लेकर यहाँ पर बजट बनाओगे, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर समझते हैं इसको। पारिवारिक बजट बनाना आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे आप आय और व्यय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो और अपने खर्चे को पहचान सकते हो। देखिए अगर आप यहाँ पर अकेले हो, ठीक है, या एक जगह से इनकम सोर्स आ रहा है, कम जगह से आ रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत बजट जो है आपके लिए सही रहेगा। लेकिन जो पारिवारिक बजट है यहाँ पर, इसमें क्या है, इसमें कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमें सभी के एक्सपेंस नहीं पता चलते, सभी के इनकम सोर्स पे हम ध्यान नहीं देते, तो वहां बातें यहाँ पर जो है भटक सकती है। इसलिए अगर आपके जहां से भी जितने भी इनकम सोर्सेस है उसको आपको पता लगाना है, कहां से कितना यहाँ पर जो है पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितना सेव हो रहा है, ये सारी चीजें। आपका पैसा मतलब कहाँ कहाँ से आ रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर में यहाँ पर जो है तीन यहाँ पर भाई है, तो पैसे जो है 3 जगह से आ रहे हैं, ठीक है, खर्च भी यहाँ पर हो सकता है हो रहा हो, तो आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, उन सभी को ट्रैक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ये आपके परिवार के लक्ष्य को और मूल्य को यहाँ पर निर्धारित करता है, दर्शाता है, ठीक है। आप कैसे खर्च कर रहे हो, किन चीजों पे खर्च कर रहे हो, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपकी जो यहाँ पर बचत है वो कितनी हो रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई एक बंदा है तो वो तो अपना बजट और ये सारी चीजें जो है अपनी योजना बना लेता है वो, लेकिन अगर 3 भाई बहन है या अलग अलग जगह से इनकम सोर्स आ रहा है तो वो क्या अपने खर्चे अलग अलग जगह पे करते हैं, ठीक है। वहां पर क्या है, दिखावे पे ज्यादा खर्चा हो जाता है और बहुत सारी चीजें हो जाती है, और एट द एंड अगर देखते तो वहां पर पैसों की कमी आ जाती है। इसलिए आपको यहाँ पर पारिवारिक जो बजट है उसको यहाँ पर बनाने की जरूरत है, फैमिली बजट बनाने की जरूरत है, ठीक है। पैसे बचाना इंपॉर्टेंट है। अगर कर्ज है तो सबसे पहले कर्ज को चुकाना है, और अगर कर्ज नहीं है तो कर्ज से बचना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कर्ज बन गई है, ठीक है। बहुत सारे जो है लोन की फैसिलिटी देने वाले एप्स अवेलेबल है, जिसमें से बहुत सारे फ्रॉड भी है, और बहुत आसानी से लोन मिलने की वजह से लोग जो है यहाँ पर कर्ज जाल में फंस जाते हैं और फालतू में कर्ज यहाँ पर लेते हैं। तो आपको कर्ज से बचना है, योजना बनाना है, पैसों के बारे में बातचीत करनी है, किसका कितना खर्चा हुआ यहाँ पर, ठीक है। देखिए होता क्या है, अगर मान के चलिए 2-3 कमाने वाले हैं तो कोई किसी से सवाल नहीं पूछता, कोई फालतू में खर्च करता है, पैसों से संबंधित बातचीत होती नहीं है। लेकिन पैसों से संबंधित वहां पर बातचीत होनी चाहिए, ठीक है, बातचीत होनी चाहिए आपस में कि कितना आया कितना गया, सबका हिसाब किताब होना चाहिए, ठीक है। परिवारों को अपने धन का अधिक प्रभावी ढंग से अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे से और बड़े वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में यहाँ पर सफल हो पाएंगे। क्योंकि जिनका फैमिली यहाँ पर बजट, फैमिली बड़ी होती है, अगर इनकम वहां पर ज्यादा आ रही है तो वहां पर एक्सपेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है फैमिलियों के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर जो खर्चा होता है, ठीक है। देखिए अगर आप बजट बना रहे हो तो आपका खर्च कहाँ कहाँ पर होगा। देखिए घर में आपका खर्च होगा, अगर मान के चलिए आपका रेंट का घर है तो आप जो है वहां पर रेंट हर एक महीने पे करोगे। मानिए खुद का घर है तो उसमें भी मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर यातायात, आप जो है आने जाने में खर्च करोगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पर खर्च करोगे, खाने पीने में, सब्जियों वगैरह में, इन सब चीजों में तो खर्च होता ही है, ये तो सिंपल सी बात है। बीमा, इंश्योरेंस कराओगे आप सबका तो वहां पर आपका खर्च होगा, ठीक है। डॉक्टर से संबंधित अगर कोई दिक्कत आ गई, वहां पर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहां पर खर्च होगा, ठीक है। इसलिए बचत करना, निवेश करना, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और अगर जो आपको ऋण का भुगतान करना है तो आप जो है वो भी करोगे, और अपना खुद का पर्सनल खर्चा जो है वो तो आप जोड़ ही लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं यहाँ पर अपने श्रेणियों में आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर व्यापार बजट की। देखिए जिस
तरह से यहाँ पर जो है एक बंदे का बजट बनता है, पूरी फैमिली का बजट बनता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो बिजनेस वाले बंदे हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर बिजनेस बजट बनता है। ठीक है, वो किस प्रकार से अपना बजट बनाते हैं और क्या सारी चीज़ें जो हैं उनको देखना होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जो व्यवसाय बजट होता है ना, वो आय और व्यय के आधार पर वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपके व्यवसाय के लिए यहाँ पर जो है कितना यहाँ पर जो खर्च करने की बातचीत है, कितना आप खर्च करोगे। ठीक है, आपके खर्च का यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और वहां पर आपको पता चल जाता है कि आपकी कितने वहां पर फायदा हो रहा है, कितना आप टैक्स भरोगे। ठीक है, देखिए बिजनेस के अंदर में जो है सारी चीजें अनुमान लगाई जाती है कि मेरा इतना जो है यहाँ पर फायदा आने वाला है, मेरा इतना प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, उस प्रॉफिट में जो है मैं अपने जो है एक्सपेंस जोड़ूंगा कि ये बिजनेस करने में मेरे कितने एक्सपेंस लगे। उसके बाद जो है टैक्स भी देना है, टैक्स कितना लगेगा, टैक्स लैब के अंदर में आ रहा है, वो कई सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसके मतलब सब चीज यहाँ पर अंदाजा लगाने से चलती है, क्योंकि कोई भी चीज फिक्स नहीं होती ना, ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए एक बजट आपको अपने व्यावसायिक गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करता है। देखिए, अगर आप एक अच्छा बिजनेस चला रहे हो या चलाना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर व्यापार बजट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अनुमान लेके तो चलोगे कि मेरा इतना खर्च होगा, इतने का माल बनेगा, इतने में बेचूंगा, इतना प्रॉफिट मार्जिन है, तो मेरा बीच में इतना बच जाएगा। ठीक है, तभी तो आपका बिजनेस कामयाब होगा। अगर आप केवल खर्चा ही खर्चा कर रहे हो तो वहां पर आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी अगर आप बिजनेस करते हो और बिजनेस बजट बना रहे हो। ठीक है, बजट के बिना एक कंपनी अपने कंपटीशन को यहाँ पर जो है बनाए रखने के लिए जो है अधिक खर्च करने लगती है, कम खर्च करने लगेगी, वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, और कोई जो है इमरजेंसी वाली स्थिति आ गई, जैसे मान के चलिए कोई जो है आपात स्थिति आ गई यहाँ पर, तो उसके लिए कैसे वो खर्च करेगा, कैसे बचाएगा, जोखिम को कैसे संभालेगा। देखिए, एक कंपनी के ऊपर में, एक बिजनेस के ऊपर में, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, उसके ऊपर में कई सारी जो है वहां पर प्रॉब्लम होती है। जैसे मान के चलिए उसका बंदा है जो उसका कंपटीशन वाला बंदा है, ठीक है, जिससे उसकी जो है यहाँ पर जो है चल रही है नोकझोंक। उससे क्या है, अगर उसने यहाँ पर सस्ता करा अपना प्रोडक्ट, तो आपको भी उसके लेवल में लाना पड़ेगा। उसके लेवल में लाने के लिए आपके पास वहां पर पैसे होने चाहिए। ठीक है, आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, आपको एडवर्टीजमेंट में खर्च करना होता है, उसके लिए आपके पास बजट होना चाहिए। ठीक है, कम खर्च करोगे आपको वहां पर पैसे बचाने, जहां पर बच रहे हैं, जहां पर नहीं बचाने वहां पर लग रहे हैं। ठीक है, तो पैसे कम खर्च करने की कोशिश कीजिए व्यापार के अंदर में भी। ठीक है, मान के चलिए कोई स्थिति आ जाती है, जैसे कोविड आ गया था, कई सारे लोगों के बिजनेस पे जो है वहां पर इफेक्ट पड़ा था, तो आप उसके लिए भी बना के रखिए कि अगर मान के चलिए ऐसी स्थिति आ गई तो वहां पर मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, किसी प्रकार का कोई जोखिम जो है उठाना पड़ सकता है कभी भी, तो यहाँ पर सारी जो चीजें हैं वो जो है यहाँ पर बिजनेस बजट में पहले से रेडी करके रखी जाती है। जैसे अपना जो है व्यक्तिगत वाले में पहले से ही रेडी करके रखा जाता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या कुछ हो गया तो क्या करेंगे, वैसे यहाँ पर इसके अंदर भी होता है। आज जैसे मान के चलिए आपका कोई जो है छोटा मोटा बिजनेस है यहाँ पर, तो आप कैसे जो है उसको बनाओगे। ठीक है, किस तरीके से कैसी योजना बनाओगे, आप एक स्प्रेडशीट तैयार करोगे। स्प्रेडशीट क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर में आप एक्सेल फाइल में हिसाब किताब रखते हो कि कितने आपके बंदे हैं, कितने माल का ऑर्डर आया है, कितना मैं शिफ्ट करूंगा, कितने मेरे चार्ज लगेंगे, कितना प्रॉफिट क्या कहते हैं मेरा आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। खर्चों में कटौती करोगे। देखिए, दिमाग लगाना है, जहां पर काम सस्ते में हो जाता है वहां सस्ते में कर देना है। जरूरी नहीं है कि दिखावे के चक्कर में मैंने बहुत बड़ा हॉल ले लिया, वहां पर उसमें बहुत सारा सामान ठूस दिया और मेरा उतना सामान जा ही नहीं रहा है, तो वो सामान खराब हो रहा है, हॉल का किराया जा रहा है। ठीक है, जितना आपका हो रहा है उतना करिए। अगर बाद में ज्यादा खर्चे की जरूरत होती है डिमांड के हिसाब से, तो आप ज्यादा खर्चा कीजिए। ठीक है, कंपनी का लगातार मूल्यांकन करते रहिए। कंपनी आप देखते रहिए सारी चीजें कि क्या ऊपर नीचे हो रही है, उसके हिसाब से आपको तुरंत मूव करना है। ठीक है, कोई भी चीज वहां पर जो फिक्स नहीं है। ठीक है, आपको वहां पर फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो माल है जहां से भी आ रहा है, कच्चा माल आ रहा है, उसके मंगवाने के लिए कितना आप उसमें पैसा लगाओगे, ये सारी चीजें जो है आपको वहां पर देखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय बजट के ऊपर। ठीक है, नेशनल बजट के ऊपर। जैसे कोई एक बंदा जैसे अपना बजट बनाता है, जैसे बिजनेस वाले बंदे अपनी कंपनी का बजट बनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रीय तौर पर भी जो है बजट बनता है कि सरकार को टैक्स से कितना कलेक्शन आया। सरकार के भी अलग अलग इनकम सोर्सेज होते हैं। ठीक है, उन जगह से उनके पैसे आते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो उन पैसों को बजट बनाने के बाद अलग अलग चीजों पे खर्च भी करते हैं, यानी कि उनकी भी यहाँ पर इनकम होती है, उनके भी वहां पर एक्सपेंस होते हैं। अब यह सरकार के जो पास होता है वो बड़े लेवल पे होता है सारी चीजें, उनको इनकम बहुत जो है ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा सोर्सेज से आती है,
उनको जो एक्सपेंस करना होता है वो भी बहुत ज्यादा करना होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए उनको इनकम आया टैक्स से, ठीक है, तो उनको क्या है, उनको अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए रोड बनाने से है, हाईवे बनाना है, ठीक है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो इनको यहाँ पर करनी है। तो उनका इनकम भी बहुत बड़े लेवल पे होता है और एक्सपेंस भी बहुत बड़े लेवल पे होता है, इसलिए उनको अपना जो है यहाँ पर बजट बनाना पड़ता है, जिसको यहाँ पर हम राष्ट्रीय बजट कहते हैं। देश के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया बजट देश का यहाँ पर जो है बजट कहलाता है, जिसको हम यहाँ पर राष्ट्रीय बजट कहते हैं। ठीक है, सिंपल आपको समझ में आ गया होगा नेशनल बजट किसे कहते हैं। ठीक है, तो सरकार सामाजिक कार्यक्रमों से या करों से, शुल्कों से, जिस भी माध्यम से यहाँ पर पैसे को एकत्रित करती है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इनके जहां से पैसे कमाती है। ठीक है, और उन पैसों का फिर एक बजट बनाया जाता है। ठीक है, और उस बजट बनाने के बाद उनको अलग अलग चीजों पे खर्च भी किया जाना होता है। ठीक है, और जो है ये वित्तीय वर्ष, आपको पता ही होगा वित्तीय वर्ष के बारे में, जो कि हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर यहाँ पर अगले साल 31 मार्च तक जो है इसको समाप्त किया जाता है। इसके अंदर में ये सारी चीजें जो है काउंट की जाती है, कितने पैसे आए, कितने पैसे जाने हैं, कहाँ कहाँ पे खर्च होगा। ठीक है, तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है इन सब चीजों का देखती है, सारी चीजें करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर राष्ट्रीय बजट के बारे में। ठीक है, इसके कई सारे कदम होते हैं, यानी कि कई सारे स्टेप्स होते हैं, सभी मंत्रालय को यहाँ पर सर्कुलर भेजना पड़ता है। जो भी योजनाएं बताई गई है उस पर बहुत सारे लोग जो है विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, जो इनकम किस तरीके से है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सारी चीजें होती है। बजट को पहले एक सम्मेलन बिठाया जाता है जिसमें जो है पहले से उस चीज को बातचीत की जाती है। ठीक है, उसके बाद बजट की छपाई होती है ऑफिशियल तरीके से दस्तावेज पे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम सभी के सामने उस बजट को यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसके कदम होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बजट घाटा और बजट अधिशेष की। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है बजट घाटा का क्या मतलब है। यहाँ पर बजट जो है वो घाटे में जाएगा, यहाँ पर बजट में मतलब कोई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, घाटे में जा रही है चीजें। और यहाँ पर जो है बजट अधिशेष का मतलब है यहाँ पर प्लस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फायदा होगा और यहाँ पर नुकसान होगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको पहले ही यहाँ से बता देता हूँ। देखिए बजट घाटे में यहाँ पर क्या होगा, बजट घाटा उसे यहाँ पर बोलते हैं मोटे तौर पर, जिसमें क्या है कि जो व्यय है वो अधिक हो जाता है, यानी खर्चा ज्यादा हो जाता है, पैसे कम आते हैं, तो उसमें घाटा हो गया। सिंपल सा बात है। यहाँ पर आप भी समझिए कि आप जो इनकम कर रहे हो, ठीक है, इनकम कर रहे हो और आपकी जो सैलरी हो है 25,000 रुपये और आपके जो खर्चे हैं वो है 30,000 रुपये, तो आप 5,000 रुपये लॉस में चले गए, यानी 5,000 रुपये आपका नुकसान हो रहा है, तो वहां पर आपको दिक्कत हो रही है, आपको घाटा हो गया। ठीक है, तो यही होता है यहाँ पर बजट घाटा। बजटीय घाटा उस स्थिति को यहाँ पर कहा जाता है जिसमें व्यय जो है वो आय से अधिक हो जाता है, यानी कि यहाँ पर खर्चा जो है वो ज्यादा हो जाता है और जो इनकम है वो उतनी हो नहीं पाती यहाँ पर। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो है बजट घाटा ये ज्यादातर सरकारों के लिए उपयोग किया जाता है। मोटे तौर पर यहाँ पर व्यक्तियों के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी यहाँ पर बिजनेस के लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर एक बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने आजकल सुना होगा बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में, जो कि हमेशा यहाँ पर जो है लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, मतलब प्रॉफिट बहुत कम कमा रही है। ठीक है, वो कंपनी अगर आपने सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा रही। आप उनका प्रॉफिट देखोगे तो बिल्कुल जीरो है और उनका खर्च देखोगे तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ठीक है, हजार करोड़ में भी जो है उनका यहाँ पर लॉस जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यानी कि वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लॉस में चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं हम थोड़ा सा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों। देखिए आजकल जो यहाँ पर सीन चल रहा है ना, वो चल रहा है मार्केट शेयर का, कि कौन बंदा कितना मार्केट शेयर पे कब्जा कर सकता है। ऐसे मान के चलिए कि बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पर जो है पैसे ट्रांसफर करने वाला जो यूपीआई सिस्टम है, यूपीआई सिस्टम में आपने देखा होगा यहाँ पर जो नंबर 1 पे चल रहा है वो है यहाँ पर सबके पास सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो फोन पे के पास है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद शायद यहाँ पर जो है गूगल पे के पास है, उसके बाद बाकी जो और भी जो एप्लीकेशन है उनके पास है। तो यहाँ पर जो है मार्केट शेयर की लड़ाई है। अगर पहले ये अपना लॉस करवा के भी, बहुत ज्यादा एड चलवा कर भी मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं ना, तो फिर ये क्या करेंगे, फिर ये सर्विसेज देंगे जिसमें ये पैसा कमा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, पहले मार्केट हाथ में आ गई और उसके बाद जब बहुत सारी ऑडियंस आ गई तो उनसे पैसा कमाना आसान हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी, जो ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करना चाहती है अपने जेब से पैसा लगा के। ठीक है, वैसे उनके जेब का नहीं होता, उनके जेब का भी होता है और क्या कहते हैं इन्वेस्टर भी उनको फंड करते हैं, तो उनके होते हैं पैसे। तो ज्यादा से ज्यादा पैसों को यहाँ पर गवाकर, ज्यादा से ज्यादा एड चलाकर पहले मार्केट को कैप्चर कर लिया जाता है और फिर वहां पर जो है उस लॉस को वहां पर प्रॉफिट में बदला जाता है। तो ये कई सारी जो चीजें हैं वो होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बजट अधिशेष की। तो मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सरप्लस होगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, फायदा होगा। इसमें क्या होगा, जो बजट बनाया जाएगा, बजट अधिशेष तब होता है जब सरकार की कमाई
खर्च से अधिक होती है। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है, तरीका क्या है, अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें क्या है कि सरकार का जो खर्च है वो कम होगा और जो कमाई होगी, जो पैसे होंगे, जो इनकम होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो बजट अधिशेष शब्द उसी स्थिति को यहाँ पर संदर्भित करता है। यह तब होता है जब जो आय है वो ज्यादा होती है व्यय से। ठीक है, व्यय यहाँ पर कम होता है, जो आय होती है, इनकम, वो ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से जो सरकार जो है काम करती है प्रभावी ढंग से, तो वहां पर जो है उनके लिए यहाँ पर बढ़िया होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसे देखते हैं कि अगर बजट घाटे में जा रहा है, ठीक है, तो उसका यहाँ पर प्रभाव क्या होगा। ठीक है, उसका यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, मान के चलिए कि आप यहाँ पर जो है एक बंदे हो, मान के चलिए, और आपका यहाँ पर क्या घाटा हो रहा है हर एक महीने। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको 25,000 रुपये यहाँ पर इनकम है, ठीक है, और आपके खर्चे यहाँ पर 30,000 रुपये हो रहे हैं, तो आप 5,000 रुपये यहाँ पर लॉस में जा रहे हो, तो आप उसको कवर करने के लिए क्या करोगे, अपने खर्चे कम करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार भी यही करती है, जो ज्यादा खर्चे हो रहे हैं उसको कम करती है। कहीं कहीं पर सरकार के पास तो ये अधिकार भी है कि वो तो अपना टैक्स भी बढ़ा देती है लोगों पे। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो यहाँ पर अपने लॉस को कवर करने के लिए यहाँ पर क्या है, कुछ तरीके अपनाती है। वही देख रहे हैं हम कि बजट अगर घाटे में जाता है यहाँ पर तो उसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, व्यक्ति पर, व्यवसाय पर, सामान्य अर्थव्यवस्था पर, सभी बजट घाटे पर यहाँ पर प्रभावित होते हैं। अगर बजट यहाँ पर घाटे में जा रहा है तो सब प्रभावित होंगे। यहाँ पर हमको भी नुकसान होगा क्योंकि जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो बिजनेसेस हैं उनको भी यहाँ पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं से तो वसूल करेगी वो। तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो सरकार मेडिकेयर पर और सामाजिक सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों पर कम खर्च करेगी। ठीक है, वो अपने एक्सपेंस को थोड़ा थोड़ा घटाएगी जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आ जाते, क्योंकि ये घाटे को कम करने के लिए जो है यहाँ पर काम करेगी। सब करेंगे, सिंपल सी बात है, आप भी करोगे। अगर आपकी इनकम से ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है तो आप जो चीजें खरीद रहे हो बड़ी बड़ी, उनको यहाँ पर कम करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है प्रभाव पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो अभी सभी चीजें सही चल रही है, तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, हाईवेज बन रही है, रोड वगैरह जो है बहुत तगड़े तरीके से बन रही है। तो यही सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है राजस्व भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो जिससे बड़े बड़े यहाँ पर जो है व्यवसाय पर फर्क पड़ेगा और यहाँ पर जो कर में जो है यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। और क्या हो सकता है, और यहाँ पर सबसे बुरा ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है बुरी तरीके से। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ता है, आपको पता है कि इन्फ्लेशन 4-5-6% से बढ़ता है, लेकिन अगर मान के चलिए इन्फ्लेशन 10%, 12%, 20% से बढ़ने लग जाए तो यहाँ पर आम आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो चीजें हैं उनका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हमारा राजकोषीय घाटा। ठीक है, इसे समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये टॉपिक और इसका एक अगला टॉपिक, ठीक है, ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं आपको इसको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। राजकोषीय घाटा क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये घाटा है, यानी कि इसमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब इसमें सरकार को कैसे लॉस होता है इसे समझिए। देखिए, राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू सरकार का कुल व्यय, यानी कि सरकार का यहाँ पर जितना भी एक्सपेंस है, सरकार जितना भी यहाँ पर खर्चा करती है, चाहे पूंजी पर कर रही है, राजस्व व्यय, इनका कोई सा भी जो है व्यय है। ठीक है, तो सरकार की जो कुल आय है, यानी कि सरकार की यहाँ पर जो इनकम आ रही है, मैंने आपको बताया था सरकार की इनकम कहाँ से आती है, ऋणों की वसूली करते हैं वो, या टैक्स से लेते हैं, राजस्व प्राप्तियां, जो भी उनकी प्राप्तियां हैं, अन्य किसी भी प्रकार की प्राप्तियां हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर समझिए, सरकार का जो भी यहाँ पर है एक्सपेंस और सरकार की जो भी यहाँ पर आ रही है इनकम, ठीक है, तो इनका जो एक्सपेंस है वो ज्यादा हो जाता है और जो इनका जो पैसे आ रहा है इनकम वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर घाटा हो जाता है। उसी को हम यहाँ पर राजकोषीय घाटा कहते हैं। देखिए, यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष मैंने आपको बताया था क्या होता है, तो उसके अंदर में कुल राजस्व या गैर राजस्व प्राप्तियां अधिक हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर जो है एक अंतर आ जाता है, जिसको हम यहाँ पर जो है राजकोषीय घाटा जो है कहते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में, यानी कि यहाँ पर जो इनकी प्राप्तियां हैं वो कम पड़ जाती है। ठीक है, और व्यय जो है यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्राप्तियों से भी ज्यादा, यानी जितनी आपकी यहाँ पर इनकम आ रही है उससे भी जब ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको घाटा हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया। अब जब यहाँ पर वित्तीय घाटा आपको होता है, ठीक है, जब आपको जो है यहाँ पर राजकोषीय घाटा होता है,
तो आप क्या करोगे, वहां पर सेम सरकार भी वही करती है। राजकोषीय घाटे के दौरान उस लॉस को यहाँ पर कवर करने के लिए सरकार कई तरीके के यहाँ पर जो उनके पास ऑप्शन है उस पर वो विचार करती है। ठीक है, दो प्राथमिक स्रोत होते हैं दोस्तों। जब भी राजकोषीय घाटा होता है, यानी कि जब भी सरकार को घाटा होता है, तो पहला यहाँ पर ऑप्शन होता है उधार लेना। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल आदमी के पास भी ये ऑप्शन होता है, उधार लेना। ठीक है, तो उधार लेती है ये। अब ये किन से लेती है राजकोषीय घाटा को कवर करने के लिए? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, वाणिज्य बैंक हो गए अपने। ठीक है, ये बाहरी स्रोत भी होते हैं। ठीक है, बाहरी सोर्सेस भी होते हैं। कौन से? विदेशी सरकारों से यहाँ पर पैसे लेना उधार पे। ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं बहुत सारे जहां पर से पैसे उधार मिलते हैं। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि मिला जुला के बात यह है उधार लेना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। दूसरा है नए पैसों की छपाई, यानी आरबीआई को यह बोला जाता है कि आप नए जो पैसे हैं वो छाप दीजिए। ठीक है, तो अब आरबीआई ऐसे पैसे नहीं छापती, वो बदले में यहाँ पर जो कोलैटरल लेती है। ठीक है, जैसे आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी देना चाहते हो, उस प्रकार की चीजें। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है आरबीआई को देकर और यहाँ पर जो है नए नोट जो है वो छापे जाते हैं। सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो टॉपिक है हमारा यहाँ पे राजस्व घाटा। इसे समझिए। देखिए, राजस्व घाटा को समझने से पहले आपको राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां समझनी पड़ेगी, तब आपको राजस्व घाटा समझ में आएगा। ठीक है, तो राजस्व व्यय मतलब कि व्यय यहाँ पर जो सरकारी विभागों पर किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सरकार के बहुत सारे विभाग बने हुए हैं जहां पर सरकार के पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, सरकार के ऊपर यानी देश के ऊपर भी बहुत ज्यादा कर्ज होता है। उस कर्ज का भी इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है। तो उस ब्याज को यहाँ पर देने में जो पैसा लगता है, ठीक है, आपने देखा होगा गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है और भी बहुत सारी चीजों में यहाँ पर सब्सिडी मिलती है। तो सरकार जो ये सब्सिडी देती है और इन सब चीजों पे खर्च करती है, तो ये सरकार का एक तरह से एक्सपेंस होता है, यानी खर्च होता है। तो वही जो खर्च होता है इतने बड़े लेवल पे, उसको हम यहाँ पर राजस्व व्यय बोलते हैं, यानी कि सरकार का बड़ा खर्च। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सरकार की प्राप्तियां, यानी राजस्व प्राप्ति, यानी कि सरकार की इनकम, यानी कि जहां से सरकार को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर, सरकार बहुत सारे कर वसूलती है, वो कर, शुल्क और उन्होंने जो निवेश कर रखा है उनसे प्राप्त उनको जो है ब्याज मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, उन सभी को मिलाकर यहाँ पर सरकार की इनकम होती है, होता है। ठीक है, जिसको आप अंग्रेजी में रेवेन्यू कह सकते हो। ठीक है, जो पैसे यहाँ पर मिलते हैं सरकार को, यानी कि राजस्व प्राप्तियां वो चीज होती है सरकार को जो पैसे मिल रहे हैं, यानी सरकार की इनकम। और राजस्व व्यय मतलब जो सरकार के पैसे जा रहे हैं, यानी कि वो एक्सपेंस। आगे आपको समझ में, अब आपको राजस्व घाटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल आपको अभी भी समझ में आ गया होगा कि इनका राजस्व व्यय ज्यादा हो जाता है और प्राप्तियां कम हो जाती है, यानी कि इनकी जो इनकम है वो कम पड़ जाती है जिससे काम नहीं चलेगा, और इनके जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको? अब एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राजस्व घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार का जो राजस्व व्यय होता है ना, वो कुल प्राप्तियों से भी अधिक हो जाता है, यानी कि पैसे कम आ रहे हैं लेकिन ज्यादा रहे हैं। ठीक है, राजस्व घाटे में लेन देन शामिल है, जो सरकार की वर्तमान आय के ऊपर डिपेंड करता है, व्यय के ऊपर डिपेंड करता है, सीधा प्रभाव डालता है। ठीक है, ये दर्शाता है कि सरकार की जो खुद की कमाई है ना, जो अपने विभागों के दिन प्रतिदिन कार्यों को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं। अब सोचो, जब ऐसा होगा कि सरकार की इनकम कम हो जाएगी और एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, तो जो सरकार की खुद की कमाई है, जो उनके विभागों को पैसे देने, वो कैसे दे पाएंगे? तो उनके लिए वो पैसे पर्याप्त नहीं रह पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी बातें जो है बताई गई। तो राजस्व घाटा भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का यहाँ पर घाटा है। ठीक है, उसके बाद जो है जब सरकार को घाटा होगा तो सरकार कौन कौन से तरीके अपनाएगी? वही तरीके अपनाएगी कि सरकार क्या है, कर बढ़ा सकती है, वो टैक्स बढ़ा सकती है। टैक्स बढ़ाने के अलग अलग तरीके सोच सकती है। फालतू के जहां पर खर्च हो रहे हैं उनको कम कर सकती है। ठीक है, खर्च को पहले पहचानेगी कि कहां पर जो है खर्च कम किया जा सकता है, वहां पर सरकार अपने लागत में कटौती करेगी जिससे उनको पैसे बचे। ठीक है, आयकर बढ़ा सकती है, इनकम टैक्स जो है सरकार वो बढ़ा सकती है, जिससे घाटे की कमी को यहाँ पर दूर किया जा सकता है। ठीक है, कई प्रकार के टैक्स होते हैं सरकार की, उसे बढ़ा देगी हमारे लिए वो, जैसे कि जो है यहाँ पर आयात कर को बढ़ा देगी, सीमा शुल्क को बढ़ा देगी, जो है मतलब कई सारी चीजों पर टैक्स बढ़ा देगी सरकार, जिससे सरकार को फायदा होगा और हमको यहाँ पर जो थोड़ी चीजें हैं वो महंगी हो जाएगी। ठीक है, जैसे राजमार्ग, उसके बाद जो है भोजन आदि कई सारी चीजों पे यहाँ पर नए नए अगर टैक्स लगा देती है सरकार, तो सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा और हमें यहाँ पर जो है महंगी पड़ जाएंगी चीजें। ठीक है, सरकार की कुछ अपनी होल्डिंग्स भी होती है, उन होल्डिंग्स को वहां पर बेचा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो होता है। ठीक है,
वो होल्डिंग्स जो है किसी भी चीज़ में हो सकती है। कंपनी में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो सरकार की बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उस सरकार में वहाँ पर जो है सरकार की भी बहुत सारी होल्डिंग्स होती है, शेयर्स होते हैं उनके, जो उन्होंने होल्ड करके रखा होता है, ठीक है, उन्हीं को होल्डिंग्स बोलते हैं। तो वो भी वहाँ पर बेच सकती है। आपने देखा होगा कई सारी जो सरकारी कंपनियां हैं, अगर वो लॉस में चल रही होती है, ठीक है, तो सरकार उनको बेचने का प्लान करती है, ठीक है, और उनको किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है या किसी ऐसी कंपनी को दे देती है जो उसको बहुत अच्छे से चलाए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं जब यहाँ पर सरकार का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनको यहाँ पर जो है उसे संभालना, उस एक्सपेंस को भारी पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपकी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। पूरा जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।